हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आज आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए आज नए कंटेंट लेके आया हूँ। नए कंटेंट क्या है? जैसे कि जैसे कुछ लोग आप मुझे जानते होंगे कि इंग्लिश टीचर के रूप में मुझे जानते हैं, तो आज मैं आप लोगों को आज से एक नई कंटेंट लेके आया हूं और वो कंटेंट आपको क्यों आवश्यक है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार के अंदर, खास करके बिहार में बीपीएससी का जो टीचर वाला जो एग्जाम है वो एकदम तरातर दिए जा रहा है। टायर 3 का एग्जाम हाल ही में होने वाला है, यानी मार्च में एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावे सक्षमता परीक्षा भी जो नियोजित शिक्षक को लेना है वो भी आपको बहुत जल्द एग्जाम ले लेगा। तो आज का जो क्लास मेरा आया है वो इस उद्देश्य के लिए आया है कि इंडिया के अंदर में चाहे वो किसी भी पीएससी की एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, या फिर यूपीपीएससी हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो जहां जीएस बेस एग्जाम होता है, जहां पे जीएस की क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो ऐसे एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए जो आपका क्लास है, आपको एक मैं बता दूं कि जैसे भारतीय कला और संस्कृति मेरा जो सब्जेक्ट होगा, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, भारतीय कला और संस्कृति, और इसके साथ साथ कुछ और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो अगर आप मेरी अप्रिशिएट करिएगा, आप मुझे अप्रिशिएट करिएगा, तो 100% मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास लेके आऊंगा। तो आज मैं आपको एक ट्रायल क्लास दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा क्लास लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक भले ही करिए या ना करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपसे मुझे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें। ऐसे बच्चे या ऐसे दोस्त हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो शिक्षक बीपीएससी और या फिर जो है यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज या फिर आप मतलब एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां से जो जीएस का क्वेश्चन बन रहा है, तो उसमें जो मैं आज कंटेंट लेके आया हूं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, यूएनओ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरी चर्चा करने से पहले कुछ बातों को मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कि आखिर यूएनओ या राष्ट्रीय संघ की जरूरत क्यों पड़ी। तो यूएनओ से पहले हम राष्ट्रीय संघ की बात करेंगे कि राष्ट्रीय संघ क्यों आया। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, आपको 1914 से लेकर के 1918 के बीच में आपको प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब 18 में समाप्त हुआ तो 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। क्या हुआ? राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। और इस गठन का उद्देश्य क्या था? इस गठन का एक ही उद्देश्य था कि जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उस तरह से कोई दूसरा युद्ध ना हो, विश्व स्तर पर कोई दूसरा युद्ध ना हो। तो इसलिए इस संस्था का गठन हुआ, यूएनओ का। आपको मैं बता दूं कि इसका गठन जो है अमेरिका में हुआ था। उस समय की जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो आपको इनके गठन किए थे। और अगर आपसे क्वेश्चन में एक पूछ दे कि क्या राष्ट्रीय संघ का अमेरिका सदस्य था, तो आप कहेंगे नहीं था। राष्ट्रीय संघ का जब गठन हुआ तो उसमें अमेरिका जो है उसका सदस्य नहीं था। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा।
जब बात आया 1939 का, तो 1939 में पुनः दूसरा विश्व युद्ध हो गया। एक संस्था को रहने के बावजूद भी, राष्ट्रीय संघ के होने के बावजूद भी लोग इस संस्था को इग्नोर किया, इनकी बातों को नहीं माना, और क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध देखने को मिला। जो आपने देखा होगा, सोवियत संघ जो अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जो विभिन्न तरह की जो ये इस तरह के इस बीच में जो घटनाएं हुआ 1939 से लेकर के जो मतलब 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो है आपको राष्ट्रीय संघ जो है बहुत बड़ा भूमिका नहीं निभा पाया और ये युद्ध हो गया। तो जिस दिन ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जिस दिन से मतलब जिस साल ये विश्व युद्ध समाप्त होता है द्वितीय विश्व युद्ध, उसी वर्ष यानी 1945 को ही आप देखेंगे कि यूएनओ की स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945 को। जरा गौर से देखेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसी साल आपको यूएनओ का गठन हो जाता है, और यूएनओ का जो गठन होता है तो उसकी तारीख है 24 अक्टूबर 1945 को, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यह गठन काम करना शुरू कर देता है। इस गठन की कुछ बात सब समझ लीजिए, जो बेसिक बात है वो समझ लीजिए। इसके संस्थापक थे आपको रूजवेल्ट। इसके संस्थापक कौन थे? रूजवेल्ट थे। और ये रूजवेल्ट कौन थे? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस संगठन को स्थापित किया था। और यूएनओ के अगर आपसे पूछ देता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पे है, जो कुछ मोस्ट बीबीआ है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो यूएनओ का मुख्यालय कहां है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में कहां पे है? अगर पूछ दे कि न्यूयॉर्क में कहां पे है, तो कहिएगा कि हर्स नदी के किनारे ये है, न्यूयॉर्क शहर है। इसके बाद जो बात हुआ, जब आपको क्या कहते हैं, जब यूएनओ का गठन हुआ, उसमें जो स्टार्टिंग जो पीरियड्स था, उस स्टार्टिंग पीरियड्स में जो है 51 देश थे। कितने था? 51 देश था। 51 देश में जो 51 देश जो राष्ट्राध्यक्ष था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अगर यहाँ पे पूछ दे कि 51वां देश कौन था, मतलब जो 50 के बाद जो नया देश आया वो कौन सा देश था, तो आप कहिएगा 51वां देश जो है 51th जो कंट्री था वो था हमारा पोलैंड। कौन सा कंट्री था? तो पोलैंड हमारा देश था। अब यहाँ पे जो है सो राष्ट्र संघ का जो है मतलब यानी यूएनओ का जो मतलब सिंबल है, उस सिंबल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो ये ब्रांच है, ये क्या है? हमारा ब्रांच है, मतलब शाखा है। किसका शाखा है? तो जैतून का शाखा है। ये किसका शाखा है? जैतून का शाखा है। तो ये दो शाखा है, देख रहे हैं आप, ये दो शाखा है, ये दो शाखा है, ये दो शाखा है, और बीच में जो है ग्लोब का तस्वीर है। तो ये क्या चीज बताता है? ये चीज बताता है कि जो जैतून का जो शाखा है, जिसको हम लोग ऑलिव कहते हैं, तो जैतून का जो मतलब शाखा है, ये आपको शांति का प्रतीक है। ये क्या चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और विश्व का जो मानचित्र यहाँ दिया हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है इसकी स्थापना इस उद्देश्य के लिए हुआ है कि विश्व में जो है शांति कायम रहे। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस तरह से कोई तीसरी विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए इस संस्था का गठन किया गया। यूएनओ का जो मीटिंग होता था वो प्रत्येक वर्ष होता है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। और प्रत्येक वर्ष जो होता है तो मध्य के सितंबर के मध्य में और दिसंबर के मध्य तक, यानी सितंबर मध्य से शुरू होगा और दिसंबर मध्य तक ये समाप्त होगा। तो ये प्रत्येक वर्ष ये सिलसिला चलती रहती है, ये प्रत्येक वर्ष होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूएनओ का जो संविधान का जो चार्टर है, यूएनओ का जो संविधान है उसको हम लोग चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। और इसमें क्या है? इसमें जो है 111 अनुच्छेद है, 111 अनुच्छेद हैं और 19 हमारा क्या है? अध्याय है। देख लीजिए, यूएनओ का जो संविधान है इसको चार्टर कहते हैं, और यहाँ पे जो है सो 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय है। तो यहां तक चीज समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे कि यूएनओ की जो मुख्य भाषा है, वो मुख्य भाषा जो शुरुआती जो मुख्य दो भाषा थी उसमें था आपको अंग्रेजी और फ्रेंच। देखिए यहाँ पे
यूएनओ जब गठन हुआ तो उसकी कार्यालय की जो भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो था, वो दो ही भाषा था। उसमें था आपको अंग्रेजी और फ्रेंच। अगर आपसे पूछ दे कि यूएनए की जो कार्यालय की प्रमुख भाषा थी वो कौन थी, तो आप कहेंगे अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन बाद में जो है 4 भाषा और जुड़ गया। 4 भाषा में जुड़ गया, वो रूसी भाषा जुड़ गया, उसके बाद जो है आपको चीनी भाषा जुड़ गया, उसके बाद जो है अरबी जुड़ गया, और उसके बाद स्पेनी जुड़ गया। मतलब ये हुआ कि 2 भाषा के बाद ये 4 भाषा भी इसमें जुड़ गया। इस बातों को फिर से एक बार समझ लीजिए कि यूएनओ की स्थापना आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उसके बाद जो है इसके संस्थापक जो है रूजवेल्ट थे, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे। इसका मुख्यालय जो है आपको न्यूयॉर्क में है, जो हर्ष नदी के किनारे है। इसका जो 51वां जो राष्ट्र है वो पोलैंड है, और इसको जैतून का जो शाखा है उस पर ग्लोब का मानचित्र बनाया गया है इस उद्देश्य के लिए कि ये विश्व को शांति का संदेश देगा। ये संस्था का उद्देश्य यही है। उसके बाद आ जाइए आप यूएनओ का जो संविधान है, यूएनओ का जो संविधान है उसको चार्टर कहते हैं, और इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यूएनओ की जो मुख्य भाषा है, उस मुख्य भाषा में जो 2 मुख्य भाषा थी, जो शुरुआती दौर में वो भाषा को लागू किया गया था, उसमें था अंग्रेजी और एक था फ्रेंच। और बाद में जो है 4 भाषा और जोड़ दिया गया, जिसमें एक रूसी है, एक चीनी है, एक अरबी है और एक स्पेनी है। ये कहानी है। अब हम बात करते हैं कि जो यूएनए था वो किस रूप से काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो इनके 6 अंग बन गए, मतलब 6 ब्रांच बने, इनके 6 शाखा बने, और 6 शाखा के माध्यम से कोई काम को संपन्न करेंगे ये। तो ये 6 मतलब यानी 6 अंग जो है वो अंग में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन अंग है। जो पहला अंग है हमारा, उसमें है साधारण सभा। इसमें क्या है? साधारण सभा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल असेंबली कहते हैं। इसके बाद है सुरक्षा परिषद, दूसरा हमारा क्या है? सुरक्षा परिषद। उसके बाद जो तीसरा है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद जो चौथा है हमारा न्यायधारिता परिषद है। उसके बाद जो 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उसके बाद जो है जो अंतिम है वो हमारा सचिवालय है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो यूएनए का जो 6 अंग है, जो 6 शाखा है उनका, वो है आपको पहला साधारण सभा, दूसरा है हमारा सुरक्षा परिषद, तीसरा है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है हमारा न्यायधारिता परिषद, 5वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है हमारा सचिवालय। ये 6 अंग है यूएनओ का, ध्यान रखिएगा। अब हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या मुख्य भूमिका है इस यूएनओ के अंदर। तो जो पहला बात है हमारा वो है हमारा साधारण सभा। साधारण सभा का जो पहला मुख्य बात है वो क्या है कि यह यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। ये क्या है? सबसे बड़ा अंग आपका यही है, यूएनओ का सबसे बड़ा अंग। क्यों हमने कहा इसको? तो सबसे बड़ा अंग इसीलिए कहा कि इसमें 193 देश पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब 193 देश इसमें इसके सदस्य हैं। तो 193 जो देश इसके सदस्य हैं तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े सभा होंगे। तो 193 सदस्य जो हैं उसमें से अगर आपको पूछ देता है कभी कभी कि 193वां देश कौन सा है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा जो दक्षिण सूडान हमारा जो है इसमें क्या है, इसका 193वां देश है। 193rd जो कंट्री है हमारा या मेंबर है वो हमारा दक्षिण सूडान है। ठीक है, इसके बाद है कि यह यूएनओ का सबसे बड़ा अंग हो गया। दूसरा जो बात है हमारा वो है कि इसे विश्व का संसद भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि ऐसी कौन सी संगठन है जिसको विश्व का संसद कहा जाता है, तो यूएनओ यूएनओ को जो है विश्व का संसद भी कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है। ये बात भी हो गया आपका। उसके बाद है कि इस यूएनओ का जो मतलब आपसे पूछ दे कि प्रथम महिला कौन थी जो इनके आपको अध्यक्ष थे, तो इनके अध्यक्ष की बात करेगा, प्रथम महिला की बात करेगा तो बहुत ही बड़ी खुशी के साथ हमको इस बात को कहने में बड़ा खुशी हो रहा है कि वो कोई और नहीं थी, वो हमारे भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी।
ये हमारे भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो यूएनओ सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्लियर है बात? और ये कब बनी थी, ये भी हम आपको बता देते हैं, ये कब बनी थी। तो ये 1953 में बनी थी। यूएनओ का जो प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो आपको विजय लक्ष्मी पंडित थी, और ये 1953 ईस्वी में बनी थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब आपको पता होगा कि बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, इनको कौन नहीं जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कौन नहीं जानते हैं। तो ये जो है ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यूएनओ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेन है। तो ये भाषा के, इन भाषाओं के अलावे अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो वहां पे हिंदी भाषा में अपनी भाषण दिया हो, वो भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी से यहां एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये कब दिए थे। तो जैसे कि आपको याद होगा कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बने थे, तो ये बने थे 1977 में। कब बने थे? 1977 में जो है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में बने थे? तो ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बने थे। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो ये पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने थे। और इसी सरकार की जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कहते हैं, विदेश मंत्री थे। कौन थे? विदेश मंत्री थे। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि उन्हें मोरारजी देसाई जो है किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, तो जनता पार्टी का, याद रखिएगा। 1977 में पहली बार जो है जनता पार्टी का सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और इसी पार्टी से जो है, इसी मतलब सरकार में जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जो है विदेश मंत्री बने थे। ठीक है। तो जब विदेश मंत्री बने तो यही जो है 1977 में जो है यूएनओ गए थे, और वहां पे जो है इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में जब ये भाषण दिए थे तो वहां पे इन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत किया था कि मैं भारत का संदेश लाया हूं, मैं भारत का संदेश लाया हूं। तो इन भाषण से, इन शब्दों से इन्होंने अपनी भाषण शुरुआत की थी। उसके बाद ये पहली बात आपको देख लीजिए कि साधारण सभा का जो बातें था वो मैं आपको बता दिया हूं। पहली बात कि यह यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। दूसरी बात, इसे विश्व का संसद भी कहा जाता है। तीसरी बात, यूएनओ सभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की रहने वाली थी, और ये कब बनी थी? 1953 में बनी थी। उसके बाद जो मैं बता दूं कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं, वो हमारे भारतीय मूल के थे, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी में एक विदेश मंत्री के तौर पर वहां पे गए थे, और इन्होंने हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट, और इसमें एक बात यह भी बताया था कि मैंने इसमें साधारण सभा में कुल जो है 193 देश सदस्य हैं, और 193 अगर देश के बारे में बात करें कि 193rd कंट्री कौन है या मेंबर कौन है, तो आप कहेंगे दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है 193 कंट्रीज हैं जो उसके उस नंबर पे आए थे। उसके बाद हम आते हैं आपको सुरक्षा परिषद पे। इसका काम क्या है? सुरक्षा परिषद का यही काम होता है कि भाई ये निगरानी रखेंगे, और जो है जो इनके मेंबर हैं या आपस में झगड़ा ना करे, आपस में युद्ध ना कर ले, या विश्व युद्ध जैसा कोई दूसरा मतलब विश्व युद्ध ना हो दोबारा, तो इस तरह की चीजों को देखरेख करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहां पे जो पहली बात है उसमें है कि इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। पुलिसमैन क्यों कहा जाता है? तो आप जैसे कि हमारे आसपास में भी थाना होता है, आपके भी गांव में आसपास में पंचायत में आपके थाना होंगे। उस थाना का काम क्या होता है कि जो गांव की आबादी है, जो जिस गांव के अंतर्गत वो थाना आती है, उसका एक काम होता है कि मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि जो है लोग आपस में झगड़ा ना करें, या लोगों में जो आपसी जो सद्भावना है, जो भाईचारा है, वो बिगड़ ना पाए। वही काम जो है कौन करते हैं? सुरक्षा परिषद। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसको जो है आपको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि इसका काम होता है कि लोगों के विश्व के अंदर जो है जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, उस तरह से कोई तीसरे विश्व युद्ध ना हो, और इनके ये मॉनिटरिंग करते हैं, इनको ये देखरेख करते हैं, इसलिए इसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि यूएनओ के किस अंग को जो है सो विश्व का पुलिसमैन के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या दीजिएगा? सुरक्षा परिषद को। बड़ा आसान सा बात है। इसके बाद जो दूसरी बात है, इसमें कह रहा है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें देखिए जो साधारण सभा था उसमें 193 कंट्रीज थे या सदस्य मान लीजिए, लेकिन आप जब सुरक्षा परिषद में आते हैं तो यहां पे केवल और केवल 15 सदस्य होंगे, यानी 15 कंट्री होंगे, जिसमें से जो 5 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो 5 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे क्या करेगा, 4 को कंट्री का नाम दे देगा और उसमें से पूछ देगा 4 को कंट्री से मतलब, जैसे पहले ये तो जान लीजिए कि 5 को कंट्री कौन कौन है। तो 5 कंट्री जो कौन कौन है उसमें से नाम जान लीजिए कि यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। क्या है? यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। आप एक बार इसको याद रखने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि सबसे सुपर पावर कंट्री अमेरिका, अगर उसके बाद कोई सुपर पावर है तो चीन, उसके बाद अगर कोई सुपर पावर है तो आपको रूस। तो 3 कंट्री तो आपको ऐसे हो गया, सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका, उसके बाद आपका चीन, उसके बाद जो है आपका रूस। ये 3 कंट्री तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं। कौन? अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका, चीन और रूस, अमेरिका, चीन और रूस, ये 3 कंट्री तो आपको ऐसे याद रह गया। 2 कंट्री जो बचा उसमें जो है आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे फ्रेंच भाषा है तो फ्रेंच भाषा किसका होता है? फ्रांस का। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्रांस एक भाषा होगा। और अंग्रेजी भाषा किसका? ब्रिटेन का। तो अंग्रेजी भाषा यानी ब्रिटेन का। तो 5 देश आप ऐसे याद रख सकते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 जो देश हैं वो यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। और इस 5 देशों को क्या है कि वीटो पावर प्राप्त है। यहां वीटो पावर से मतलब क्या होता है? वीटो पावर से मतलब होता है कि विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार क्या होता है कि मान लीजिए कि 5 कंट्री में अगर किसी दूसरे कंट्री को जोड़ना हो, मान ली कि मतलब हमें 6 करना हो, 7 करना होगा, तो जब तक 5 में से 5 का बहुमत नहीं होगा तब तक वो दूसरा कंट्री कोई इस मतलब सदस्य, ये अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं हो सकता है। बातें समझ में आ रही है ना? वीटो पावर वही होता है कि जिनके पास एक विशेषाधिकार हो जो दूसरे के पास नहीं होगा, यही 5 के पास होगा। ये 5 अगर चाहेंगे, जैसे आपको पता हो कि भारत जो है आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। आपको पता है ना कि भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो भारत चूंकि अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, इसके लिए कई बार प्रयास करते हैं कि भाई अस्थायी सदस्य बन जाए। लेकिन इसमें से क्या है कि अगर 5 देश में से अगर एक भी देश अगर ये मना कर दे कि नहीं नहीं भारत को शामिल नहीं करना है, तो भारत फिर इसमें शामिल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। तो इसी कारण से इसको क्या किसको हटाना है या किसको रखना है, ये 5 का ही मत का सबसे बड़ा बात होगा। इसलिए इसको कहा जाता है वीटो पावर अर्थात विशेषाधिकार। तो वीटो पावर आपको समझ में आ गया कि इस 5 देश को ही वीटो पावर प्राप्त है। 10 अस्थायी जो देश होते हैं इसको 2 साल के लिए चुना जाता है और फिर वो 2 साल के बाद फिर दूसरे देश चुने जाते होंगे। उसके बाद आ जाइए, तो ये 5 जो देश हैं वो आपको मैं बता दिया जो क्या है, इसको वीटो पावर प्राप्त है और ये हमारे यूएनओ के क्या है? अस्थायी सदस्य के रूप में हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा, हम डायरेक्ट 5 पे आ रहे हैं, हम इसलिए 3 को छोड़ दिए हैं, 4 को छोड़ दिए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो ऐसे सदस्य जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो जो हमारे यूएनए के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? आर्थिक सहयोग देकर के उसको ऊपर उठाते हैं ताकि वो भी धीरे धीरे ऊपर हो जाए। तो विश्व में अब जो है ऐसा कोई बात नहीं रहा। अब लगभग सारे देश अपने आप में संपन्न है, अपने जो अपने देश के जो आबादी है उनको वो खिलाने में पिलाने में सारे चीज में सक्षम है। इसलिए अब इस तरह के कोई देश है नहीं, इसीलिए अब इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो खैर, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं 5वां पे। तो 5वां में क्या है जो बहुत बड़ी बात है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जो है आपको बात पता चल रहा होगा कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जो एक बार जो एक यादव था, आपको याद होगा तो बताइएगा, जो पाकिस्तान की कोर्ट ने उसको क्या किया था? फांसी की सजा सुना दिया था।
तो भारत सरकार ने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस किया था, तो वहां से जो है उनको बचा लिया गया था। तो इस तरह की बातें आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है क्या होता है, जैसे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय यानी यूएनओ जो है अपने अंदर में एक सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है, अर्थात एक न्यायालय रखा हुआ है। और ये न्यायालय में वही लोग जाते हैं जब दो देश आपस में सहमत हो जाए, मान ली दो देश के बीच विवाद है और दोनों देश आपस में सोच रहा है कि हम दोनों के बीच में ये विवाद का निपटारा कैसे होगा, तो इसके लिए अगर दोनों देश की सहमति हो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना है तो वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सुनेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहली बात, एग्जाम में मुख्यालय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप याद रखिएगा, मुख्यालय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है सो द हेग है। कहाँ है इसका मुख्यालय, द हेग में है। किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। द हेग कहाँ है, तो द हेग जो है सो नीदरलैंड की राजधानी है। द हेग क्या है, नीदरलैंड की राजधानी है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा भाई नीदरलैंड की राजधानी कौन है, तो द हेग है, याद रखिएगा। उसके बाद है इनके जो न्यायाधीश होते हैं, उस न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल जो है सो 9 वर्षों का होता है। और एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इस न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे वो एक ही देश से 2 व्यक्ति नहीं हो सकते, जिस भी देश से होंगे वो एक ही व्यक्ति न्यायाधीश होंगे। तो आपको कुल 15 जो है न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं, और उस न्यायाधीश की जो कार्यकाल होगा वो जो है आपको 9 वर्ष का होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश इस न्यायालय में कौन थे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे वो कौन थे, तो उनका नाम है आपको डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश रह चुके थे। प्रथम न्यायाधीश मतलब विश्व के प्रथम नहीं, मतलब भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी न्यायाधीश पद पर रह चुके थे। एक और हमारे भारतीय थे जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे, उसका नाम था डॉक्टर दलवीर भंडारी। इसका जो है आपको दलवीर भंडारी जो है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसका मुख्यालय जो है सो द हेग है, और इसकी राजधानी द हेग जो है सो नीदरलैंड की राजधानी है। इसमें जो न्यायाधीशों की जो मतलब कार्यकाल होगा न्यायाधीशों का वो 9 वर्षों का होगा, और इसमें कुल न्यायाधीश की जो संख्या होगी वो 15 होगा। अगर भारत की हम प्रथम न्यायाधीश की बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं न्यायाधीश, वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, और दूसरे जो भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके थे वो थे आपको डॉक्टर दलवीर भंडारी। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं जो अंतिम हमारा जो अंग है, अंतिम जो हमारा पार्ट्स है यूएनओ का, वो है हमारा सचिवालय। सचिवालय इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सारे कार्य होता है वो सचिवालय के अंदर ही होता है। चाहे आप कहीं भी हो, भारत में हो या किसी अन्य भारत के किसी अन्य राज्य में हो, वहां पे भी अपनी एक सचिवालय होती है, और सरकार की जो भी कार्य योजना होती है, जो भी चीजें होती है वो वहीं से पारित होता है, वहीं पे बातें होती है। तो यूएनओ का भी अपना एक सचिवालय है, और यहाँ सचिवालय में कार्य होता है। तो सचिवालय की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे इस सचिवालय में प्रत्येक दिन आपको 10 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब इसकी जो स्टाफ की जो संख्या है वो 10,000 है लगभग। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो आप समझ लीजिए, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुआ था। सचिवालय का जो स्थापना हुआ था वो 1 जुलाई 2002 को हुआ था। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट में समझेंगे कि नीला हेलमेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा। नीला हेलमेट जो है यूएनओ के शांति सेना के प्रतीक है। मतलब नीला हेलमेट जो है आपको यूएनओ का जो है शांति सेना का प्रतीक है। उसके बाद जो इसमें अंतिम बात इसमें क्या है जो आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि यूएनओ का प्रथम, यानी ये सचिवालय का होता है, सचिवालय जो कार्य देखते हैं, सचिवालय के जो कार्य देखने वाले होते हैं, उसमें एक महासचिव का पद होता है सचिवालय के अंदर। तो महासचिव का जो पद होता है तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम महासचिव कौन और वर्तमान महासचिव कौन, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो प्रथम महासचिव की यदि हम बात करें यूएनओ का, तो यहाँ पे नाम आपको एक है दिख रहा होगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अगर मतलब कि राइटिंग में अगर थोड़ा किसी तरह की दिक्कत हो तो आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने वीडियो का, तो आपको साफ साफ दिखेगा।
तो प्रथम जो महासचिव हमारे थे वो ट्रिगबी थी, ट्रिगबी ली नाम था, ध्यान से रखिएगा क्योंकि विदेशी नाम है, थोड़ा सा दिक्कत होगा पढ़ने में। तो ट्रिगबी ली जो है आपको ये प्रथम सचिव थे, प्रथम महासचिव थे किसका, यूएनओ का। और ये कब थे, तो 1946 से लेकर 1952 के बीच में थे। प्रथम यूएनओ का महासचिव ट्रिगबी ली थे जो 1946 से लेकर 1952 के बीच थे। वर्तमान में यदि पूछ दे कि वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है या सब यूएनओ सचिवालय का महासचिव कौन है, तो आप कहिएगा बड़ा फेमस नाम है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये आपको वर्तमान के महासचिव हैं। एक बात और समझ सकते हैं कि प्रथम महासचिव जो थे वो कहां के रहने वाले थे, तो नॉर्वे के रहने वाले थे। प्रथम महासचिव जो आपको जो है ट्रिगबी ली जो थे, जो 1946 से लेकर 1952 के बीच में रहे थे, वो नॉर्वे के रहने वाले थे। और वर्तमान में जो महासचिव हैं, वर्तमान में जो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो एंटोनियो गुटेरेस साहब जो महासचिव हैं वो कितने नंबर के हैं, तो आप कहिएगा कि 9वां स्थान पे हैं या 9वें नंबर के महासचिव हैं। तो कितने नंबर के हैं, 9वां जो है आपको महासचिव हैं। और इनकी जो कार्यकाल है वो 2017 से शुरू हुआ था और अनुमान है कि 2026 तक इसकी कार्यकाल है, अपना कार्यभार संभालने हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यूएनओ जो है आपको है मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा संघ जो है, तो इनसे जो है आपको जो सॉरी तो इनसे जो आपको क्वेश्चन बनने वाला है वो एक एक क्वेश्चन पे मैंने आपके साथ चर्चा किया है। और आपको जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगा आप भी चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपको यूएनओ की जो चीजें हैं वो बढ़िया समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप मुझे ये फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आई है कि नहीं आई है। अगर आपकी ये मोटिवेशन, अगर ये क्या कहते हैं एप्रिशिएट अगर हमको मिल जाए तो फिर मैं आपको एकदम तुरंत मतलब जल्दी जल्दी वीडियो बना के देते रहेंगे और एक पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 1 महीना के क्लास में आपको कर रहा हूं, अगर 1 महीना क्लास आप लोग के सहयोग से यदि बढ़िया से चल गया तो मैं गारंटी देता हूं कि 20 से 25 मार्क्स की क्लास में आपको दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि आप इसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे और हमें जरूर बताएंगे जवाब में कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।